बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान में जो बड़ी खबर है वो इमरान खान साहब के केसेस आज लगे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इन केसेस से उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान साहब के कम से कम अस्पताल आने का रास्ता खुल सकता है, या कम से कम उनकी फैमिली के साथ मुलाकात या कोई चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती हैं। इंटरनेशनल दबाव तो पाकिस्तान के ऊपर है, और पाकिस्तान जो है वो एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर मईशत खड़ी हो नहीं पा रही, पैसा बना नहीं पा रहे, बाहर से सरमायाकारी आ नहीं रही, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। अफ़गानिस्तान के साथ आपके हालात आपको पता है, और अभी जो एक सिनेरियो बना खलीजी ममालिक में, जब ये बहरान ख़त्म होगा तो इसके बाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी तो यही होनी चाहिए कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका ये पाकिस्तान से नाराज़ ना हो। पाकिस्तान को अगर इतना ही मिल जाए ना कि ये सारे ममालिक जो बड़े और तगड़े ममालिक हैं जिनके पाकिस्तान ने पैसे देने हैं, ये पाकिस्तान से नाराज़ ना हो, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान किसी एक तरफ भी फ़िलहाल खड़ा नहीं हो रहा। अब इमरान खान साहब के जो दो मुकदमात हैं वो आज के दिन में लगे हुए हैं। एक जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब हैं, और दूसरा एक डिविजनल बेंच है जिसके अंदर केसेस लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा खान ने अदालत में दरख्वास्त की हुई है कि इमरान खान साहब का जो है वो तिब्बी मुआयना, इलाज और डॉक्टरों के विज़िट्स, यानी इन सारे मामलात के हवाले से उन्होंने कहा हुआ है कि इमरान खान साहब को सहूलत फ़राहम की जाए, जो उनका हक़ है। और साथ में उन्होंने बताया जो सूरत हाल है, अब शफा इंटरनेशनल अस्पताल में वो चाहते हैं उनका इलाज करवाया जाए, क्योंकि जहाँ पे करवाया जा रहा है पिम्स में, वहाँ पे इसकी स्पेशलिटी है नहीं और वहाँ पे वो सहूलतें नहीं हैं। फिर खून के टेस्ट की रिपोर्टें वो मांग रही हैं कि वो भी फ़राहम की जाए। तो ये तो पहली दरख्वास्त है जो इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से है। दूसरी जो है वो सरफराज डोगर, जिन जज साहब को लाया गया लाहौर से, पता नहीं 15वें नंबर से उठा के उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लाकर इसलिए बनाया गया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को दबा कर रखना था, उनके केसेस में उनको अंदर रखना था, और ये काम डोगर साहब बखूबी कर रहे हैं। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, जस्टिस आज़म खान साहब हैं दूसरे मुकदमे में। ये अलकादर ट्रस्ट केस है, इसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की दरख्वास्त ज़मानत जो है इसके ऊपर समाअत होगी। और तोशाखाना 2 केस जो है उसके अंदर भी दरख्वास्त गई हुई है, लेकिन अभी तक एतराज़ात में रखी गई है, अब वो मुकर्रर नहीं की गई। तो आप सारी सूरत हाल समझते हैं कि पाकिस्तान में तब तक कुछ भी नहीं होगा इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, जब तक कि अवाम खड़ी होकर कंट्रोल अपने हाथ में ना ले, या एक शदीद तरीन अंदरूनी और बैरूनी दबाव ना बन जाए, या फिर आसिम मुनीर साहब जो हैं, क्योंकि उनका डर तो दूर हो ही नहीं रहा, उन्होंने इस्तिस्ना तक ले लिया, ताउम्र वो जो है ताहयात वो बन गए फील्ड मार्शल, इस्तिस्ना भी ताहयात ले लिया। अजीबोगरीबी काम किया उन्होंने। कोई आर्मी चीफ आज तक इतना डरा हुआ नहीं था कि अब नौकरी ख़त्म होने के बाद कहीं मेरे ऊपर मुकदमे बन जाएंगे, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। तो आसिम मुनीर साहब के साथ ये प्रॉब्लम तो है। अब आ जाए नाज़रीन इंटरनेशनल खबरों की तरफ से। अमेरिका के अंदर ना एक ब्रीफिंग दी गई है 2 घंटे की, 2 घंटे से ज़्यादा की ये ब्रीफिंग थी, और अमेरिका में ये ब्रीफिंग दी गई है अमरीकी सेनेटर्स को। इनमें से चंद ने बाहर निकल के, बंद कमरे के अंदर ब्रीफिंग थी, इन्होंने बाहर निकल के कुछ चीज़ें तो नहीं बताई, जहाँ पे ये अंडर ओथ होते हैं जो बातें नहीं बता सकते वो तो नहीं बताई, लेकिन जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं उन्होंने हिला कर रख दिया पूरी दुनिया को। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के पोल खोल दिए, और अमेरिका ने ईरान जंग में अब तक जो कुछ भी किया है ये सारा मामला इन्होंने सामने लाकर रख दिया है। मैं आपको सिर्फ 3 सेनेटर्स का बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा इस मीटिंग से बाहर आने के बाद। सेनेटर क्रिस मर्फी ये कहते हैं जनाब कि मैं अभी 2 घंटे की बंद कमरा खुफिया मीटिंग से आया हूँ जो जंग के बारे में थी। इसने मुझे सिर्फ ये यकीन दिलाया है कि ये बिल्कुल ही एक बगैर सर पाँव के एक जंग है, यानी बेरब्त है, कोई बगैर प्लानिंग के ना इसको कोई सारा ना कोई पाँव है जो लड़ाई हो रही है। हम अपने जो हमारे मकासद थे उनमें से किसी एक मकसद को भी हासिल करने के काबिल नहीं हुए और ना कर पाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। वाकई कोई रास्ता नहीं है कि हम ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर सकें, क्योंकि उनका ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन के नीचे बहुत गहराई में दफन है, और हम किसी भी हथियार के ज़रिए से ईरान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि हम ज़मीनी हमला ना करें, यानी ईरान की सरजमीन पे अपनी फ़ौज जब तक हम ना उतारें। और ये ज़्यादा तबाहकुन होगा और बड़ा गैर मकबूल होगा, बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा अमेरिका के अंदर, ये सेनेटर मर्फी कह रहे हैं। अब आ जाए अमेरिकी सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल, इनका जो स्टेटमेंट है बाहर आने के बाद, इन्होंने कहा जी अमेरिका ईरान में फ़ौजें भेजने जा रहा है जो बहुत ख़तरनाक है। यानी इन्होंने भी वही बात की है कि ये फ़ौज भेजने जा रहे हैं ईरान के अंदर ग्राउंड पे, और बड़ी परेशान करने वाली बात है।
ये अमेरिकी हुकूमत की खुफिया इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग थी। उसके बाद ये एक और सेनेटर का स्टेटमेंट है। अब एक और सेनेटर, उनका स्टेटमेंट आप सुन लें। ये कहते हैं जंग पर 2 घंटे की क्लासिफाइड ब्रीफिंग से वापस आया हूँ। ईरान का ज़्यादातर एटमी प्रोग्राम ज़ेरे ज़मीन है, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। इनको भी ये ज़मीनी हमले की बात बताएगी। ये जो सेनेटर बाहर आए उन्होंने बताया जी कि अब अमेरिका ज़मीनी हमला कर सकता है। तो क्या वाकई ज़मीनी हमला हो सकता है? ईरान के सामने जब ये सवाल आता है तो ईरान की जो फ़ौज है उनका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं जी हम 50 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि इसराइली और अमेरिकी फ़ौजी हमारी सरज़मीन पे हैं, ज़रा ज़मीन पे इनके साथ आमने सामने मुकाबला हो। बल्कि वो लोग तो ये कहते हैं हम ताबूतों के अंदर लाशें भेजना चाहते हैं इनके फ़ौजियों की, डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को, ताकि उन्हें पता चले कि कैसे कत्लेआम किया जाता है। तो ईरान तो तैयारी करके बैठा हुआ है कि आ जाओ ज़मीन पे। देखिए ईरान का पूरा मुल्क ही अब एक फ़ौज बन गया है। वो 9 करोड़ लोगों से आपको लड़ना पड़ेगा। आयतुल्लाह अली खामनेई ने जो शहादत है उसको चूज़ किया था कि ठीक है मैं अपने मुल्क के लिए जिया हूँ और अब मेरी मौत भी मेरे मुल्क के काम आएगी। वो शहीद हो गए, ये उनके पास चॉइस थी। उन्होंने शहादत को गले लगाया और पूरा मुल्क जो है वो जंग के अंदर उतर गया। और अब ईरान वैसा नहीं है जैसा इससे कुछ अर्सा पहले वहाँ मुजाहरे हो रहे थे, चीज़ें हो रही थी। ईरानियों को इकट्ठा कर दिया अमेरिका और इसराइल के हमले ने। हत्ता कि जो अरब ममालिक के अंदर या कुछ और ममालिक के अंदर ईरानियों को लेकर एक शिया सुन्नी का भी एक डिवाइड था, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इसका फ़ायदा हुआ ईरान को, बहुत फ़ायदा हुआ। और अब मामला ये है कि ज़मीनी फ़ौज, तो ज़मीन पे क्या ये फ़ौज भेज सकते हैं? मुझे जो दिखाई देता है वो ये है कि अमेरिका हो सकता है कि ईरान में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दे या कोई एक ड्रामा क्रिएट कर दे, जैसे हॉलीवुड की मूवी होती है कि अचानक किसी ऐसे अजीब से इलाके के अंदर अमेरिकी फ़ौजें उतरे, इसराइली कमांडो उतरे और उतर के वो कार्रवाई डाल के वापस चढ़ के निकल जाए, वो वीडियो बन जाए और बाद में अमेरिका रोला डाल दे जी हमने तो उनके हथियार तबाह कर दिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया। वहाँ पे ईरानी जहाँ बैठे हुए हैं वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेंगे इनके आने पे, वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। जहाँ पे उन्होंने अपने एसेट रखे हुए हैं, अगर उन्होंने उसको ज़मीन के बहुत सैकड़ों फुट नीचे लेकर चले गए, अगर ज़मीन के अंदर बल्कि हज़ारों फुट वो नीचे लेकर चले गए ज़मीन में, अपने असासों को, अपने मिसाइलों को, अपने ड्रोन्स को और अपने एटॉमिक एनर्जी के हवाले से जो वो काम कर रहे थे, अगर वो ज़मीन के नीचे ले गए, उन्होंने बमों से बचा लिया, तो क्या वो इंसानों से नहीं बचाएंगे? उन्होंने वहाँ सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं किया होगा। ये कहने के लिए बड़ा आसान है, एक ड्रामा क्रिएट किया जा सकता है फेस सेविंग के लिए, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। और एक और चीज़ है कि क्या ईरान अब एटमी धमाका करेगा? इसके ना इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। ईरान को जिस किस्म की लड़ाई के अंदर डाल दिया गया है, ईरान को इस बात की समझ आ गई है कि अगर उसके पास एटम बम होता तो इसराइल या अमेरिका कभी भी उसके ऊपर अटैक करने की जरूरत ना करते। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।